इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि संलग्न चित्र में वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो चित्र है, इसमें वर्ग का दे रखा है, तो इसको हम बना लेंगे। मानकर चलिए ये कोई वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर। इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी, लेकिन उन्होंने Q1 Q2 Q3 करके आवेश रखे हैं। यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q2 रखा है और नीचे Q3 व Q4 है। इनको हम नाम दे देंगे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी व बिंदु डी। देना चाहो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 इन्हीं को ही हम बिंदु भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमने अलग से इनको नाम दे दिए हैं। Q1 इक्वल टू Q3 पहले खंड में दे रखा है इन्होंने, Q1 इक्वल टू Q3 इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम तथा Q2 इक्वल टू Q4 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे सबसे पहले Q1 इक्वल टू Q3 इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा +2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। आगे दे रखा है Q2 Q4, -2 माइक्रोकूलम। इसका भी सेम ही हो जाएगा, -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। इन्होंने विकर्णों को मिलाया है। विकर्णों को मिलाने के पश्चात केंद्र बिंदु ढूंढा है। मानकर चलिए ये इसका केंद्र बिंदु बन जाता है, नाम दे देंगे O। और प्रत्येक आवेश की जो केंद्र से डिस्टेंस है वो कितनी मानी है इन्होंने, b मानी है। तो ये भी b हो जाएगी, ये भी b हो जाएगी और ये भी b हो जाएगी, यानी चारों डिस्टेंस है ये b हो जाएंगे। और जो b की लंबाई है वो दे रखी है इन्होंने 30 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसको भी हम मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 30 गुणा 10 की घात -2 मीटर। पहले खंड में पूछते हैं ये वैद्युत विभव व वैद्युत क्षेत्र। अब सबसे पहले हम याद कर लेंगे वैद्युत विभव। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव सूत्र सेम है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चार आवेश दे रखे हैं। प्रत्येक आवेश के कारण अलग अलग विभव बिंदुओं पर उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रत्येक आवेश बिल्कुल बराबर है और जो प्रत्येक आवेश के केंद्र बिंदु से दूरी है वो भी बराबर इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर V1 V2 V3 V4 चारों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आने वाली है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर देता हूँ V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और कौन सा योग कर रहा हूं मैं, बीजगणितीय योग। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, विभव एक अदिश राशि है, बीजगणितीय। बीजगणितीय योग यहाँ पर ये हो रहा है। अब V1 V2 V3 V4 किसी की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन हमारे पास में उसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1। इसी प्रकार से V2 के स्थान पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2। V3 के स्थान पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3। इसी प्रकार से Q4 अपॉन R4 यहाँ पर हो जाता है। हम देखते हैं
Q1, Q2, Q3, Q4 सबकी वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है प्लस माइनस में, और डिस्टेंस बिल्कुल बराबर दे रखी है 30 सेंटीमीटर, जिसके कारण विभव V1, V2, V3, V4 सबकी वैल्यू बराबर होने वाली है। लेकिन हमको देखना यह है कि कौन सा आवेश धन है, कौन सा आवेश ऋण है। तो यहाँ पर Q2 और Q4 ये दोनों माइनस में है, Q2 माइनस में है और Q4 माइनस में है। इस प्रकार से जो Q1 और Q3 है ये प्लस में है। तो धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव धन रहेगा और ऋणावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव कैसा रहेगा, ऋण रहेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए Q1 के कारण बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाला विभव क्या है, V1 है। तो ये राशि किस में होगी, प्लस में होगी। किसमें होगी, प्लस में होगी। और क्योंकि Q2 आवेश ऋण है, इसके कारण उत्पन्न होने वाला विभव कैसा रहेगा, V2 रहेगा, ये ऋण होगा। उसी प्रकार से V3 प्लस रहेगा और V4 क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो आवेश हमको क्या मिले हैं, दो आवेश हमको धनात्मक मिले हैं और दो विभव हमको धनात्मक मिले हैं और दो विभव हमको ऋणात्मक मिले हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, चूंकि का चिन्ह अगर हम देखेंगे V1 इक्वल टू, अब देखिए V1 इक्वल टू मैं किसके बराबर कर दूंगा, V1 इक्वल टू V2 के बराबर में कर सकता हूं, माइनस V2, तथा V3 इक्वल टू मैं किसके बराबर कर सकता हूं, माइनस V4 के। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा, वैल्यू रखने पर प्राप्त होगा V इक्वल टू V1 के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, माइनस V2 प्लस V2 प्लस V3 के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, माइनस V4। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो ये राशि कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, V4 प्लस V4। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। अब V2 से V2 कटेगा क्योंकि प्लस माइनस का, V4 से V4 कटेगा, ये भी प्लस माइनस का है, तो V इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 0। यानी इस समय जो केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई विभव उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई वैद्युत विभव उत्पन्न नहीं हो रहा। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि दो बातें हमसे इस प्रश्न में इन्होंने पूछी है। विभव की हमने गणना की है और यह राशि हमको 0 प्राप्त हुई है। तो केंद्र बिंदु पर इस समय किसी प्रकार का कोई भी विभव नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि गणना जब हम करते हैं तो चारों विभव की वैल्यू बिल्कुल बराबर प्राप्त होती है और उसमें से दो विभव हमको धन प्राप्त होते हैं, दो विभव हमको ऋण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये चारों एक दूसरे को काट देंगे और V इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सेम फॉर्मूला है, चार आवेश है, चारों आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अब देखिए इनकी दिशाएं भी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सदिश राशि है, बिना दिशा के इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि Q1 जो आवेश है वो धन है, इसके कारण बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो नीचे की तरफ होगी, अर्थात केंद्र की तरफ होगी। E1 की दिशा केंद्र की तरफ है और जो Q2 है वो ऋण है, Q2 है वो ऋण है, उसके कारण केंद्र पर उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऊपर की तरफ उत्पन्न होगी और Q3 धन है, इसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो केंद्र की तरफ होगी। इसको मान लीजिए E3 है
ठीक इसी प्रकार से Q4 ऋण है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसी की तरफ होगी, अर्थात E4 इस तरह से इसकी दिशा ये हो जाती है। ठीक है, चारों दिशाएं हमको प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन हम चित्र में देखते हैं कि जो चारों दिशाएं हैं अपोजिट हैं, चारों दिशाएं हैं वो अपोजिट है। यहाँ पर E1, E2, E3, E4 सबकी वैल्यू भी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि आवेश भी बराबर है और प्रत्येक आवेश की केंद्र बिंदु से दूरी भी बराबर है, जिसके कारण E1, E2, E3, E4 की वैल्यू बिल्कुल बराबर होने वाली है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? E1 इक्वल टू, अब देखिए E1 के इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस E3 लिख सकता हूँ, माइनस E3, तथा और मैं क्या लिख सकता हूँ? E2 इक्वल टू करके E2 के बराबर में मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस E4 लिख सकता हूँ, माइनस E4। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। यदि मैं इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। E इक्वल टू, अब E1 के स्थान पे माइनस E3 और E2 के स्थान पे माइनस E4 प्लस E3 प्लस E4, ये चारों ही राशियां क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी और क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी इस समय वर्ग के केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, इसका सीधा सा ये मतलब हो जाता है। सारी राशियां कट जाती हैं और कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। ओके, इसी में एक नेक्स्ट खंड और है, इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में देखते हैं उसको।